बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसका दूसरा नाम न्यू डार्विनिज़्म और इसको मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी कहते हैं। अच्छा, ये एवोल्यूशन हम एक्सप्लेन करेंगे एट जेनेटिक लेवल के ऊपर। और ये मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या जिसको हम न्यू डार्विनिज़्म कह रहे हैं, ये हम उसको उस वक्त कहते हैं जब हम डार्विन की जो थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन प्लस मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इन दोनों के जो कंसेप्ट हैं नेचुरल सिलेक्शन और इनहेरिटेंस लॉ, इनको मर्ज करके एक नई थ्योरी बनाई है और उस थ्योरी का नाम है न्यू डार्विनिज्म या मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसमें क्या है, इसमें जो डेफिनेशन की जाती है एवोल्यूशन की, वो की जाती है चेंज इन अलीलिक फ्रीक्वेंसी ओवर टाइम। यानी कि टाइम गुजरने के साथ साथ किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अलील चेंज हो जाएं और उस अलील चेंज होने की वजह से पूरी पॉपुलेशन के अंदर अलील की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं न्यू डार्विनिज्म। तो हम अब टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यू डार्विनिज्म, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी या मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उसकी डेफिनेशन देखें। एवोल्यूशन अकर ड्यू टू चेंज इन अलीलिक फ्रीक्वेंसी ओवर टाइम। तो ये है एवोल्यूशन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू न्यू डार्विनिज्म, के वक्त गुजरने के साथ साथ किसी भी पॉपुलेशन के अंदर अलील की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो, तो उसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि अलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या होती है जी। अलीलिक फ्रीक्वेंसी कहते हैं कोई भी स्पेसिफिक अलील है। फॉर एग्जांपल हम एक अलील की बात करते हैं और उस अलील का नाम है कैपिटल ए। इसकी हमने तादाद देखनी है पूरी पॉपुलेशन के अंदर और इसको हमने डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ अलील, यानी कि जितने भी अलील हैं उन सब को हम प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे अलील ए की तादाद के ऊपर। सपोज करें कि हमारे पास ए अलील जो है उसकी तादाद है हमारे पास पॉपुलेशन के अंदर 2, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो टोटल अलील हैं, जो पूरी पॉपुलेशन के अंदर जितने भी अलील हैं, चाहे वो ए है, बी है, स्मॉल बी है, उन सब को अगर हम प्लस करें तो वो हमारे पास बनते हैं जी 10, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.2। तो ये जो 0.2 है, 0.2, ये अलीलिक फ्रीक्वेंसी है। किसकी अलीलिक फ्रीक्वेंसी है? कैपिटल ए अलील की। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये अलीलिक फ्रीक्वेंसी है। तो अगर टाइम गुजरने के साथ साथ एक अलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो तो उसको हम कहते हैं ये एवोल्यूशन हो गई है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल है गैलापागोस फिंचेस शो वेरिएशन इन बीक साइज। अब यहाँ पे देखें, ये गैलापागोस आइलैंड की फिंच है, ठीक है। तो इसके अंदर पहले इसकी जो बीक होती थी वो मीडियम साइज थी। मीडियम साइज़ का मतलब क्या है कि इसकी जो बीक है वो मीडियम साइज़ जो सीड होते थे उसको खाने के लिए ये इस्तेमाल करती थी, ठीक है। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ फिंचेस एक आइलैंड में चले गए जहाँ पर उनको वो सीड मिले जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड थे। इसी तरह कुछ फिंचेस ऐसे आइलैंड में चले गए जहाँ पर उसको सीड नहीं मिले, वहाँ पर उसको फ्लावर्स मिले। और तीसरी टाइप है ऐसे फिंचेस जो एक ऐसे आइलैंड में चले गए जहाँ पर उनको ट्री के ऊपर इंसेक्ट मिलने लग गए। अब ये एक ही फिंच है और इसकी एक ही टाइप थी, एक ही स्पीशीज़ थी, लेकिन वो डिफरेंट एरिया में जा रहे हैं, डिफरेंट एरिया में जा रहे हैं और डिफरेंट एरिया के अंदर उसको फूड सोर्स डिफरेंट मिल रहा है। तो वो उस फूड सोर्स के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी के अंदर चेंज आ जाती है, म्यूटेशन हो जाती है। और उस म्यूटेशन से क्या होता है कि इस जो फिंचेस गए थे ऐसे एरिया में जहाँ पर उनको हार्ड सीड मिले थे, तो उनकी बॉडी के अंदर चेंज आई, म्यूटेशन हुई, अलीलिक चेंज हुए और वो अलील चेंज होकर ऐसे अलील बन गए कि आगे नेक्स्ट जनरेशन में जब वो फिंच पैदा होंगे तो उसकी बीक ज़्यादा मोटी होगी। और इस ज़्यादा मोटी बीक होने की वजह से क्या होगा कि वो ईज़िली हार्ड सीड को खा सकते हैं, उसके जो सीड कोड है उसको ईज़िली तोड़ सकते हैं। इसी तरह कुछ फिंचेस ऐसे थे जो एक ऐसे एरिया में चले गए जहाँ पर उसको फ्लावर मिल रहे थे। तो इनकी बॉडी के अंदर चेंज आई और इसके बॉडी के अंदर एक ऐसा अलील आ गया जो इसकी बीक को ज़्यादा इस तरह से लंबा कर देता है। और इस तरह लंबा होने से क्या होगा कि ये बारीक और लंबी बीक ये इस्तेमाल करेंगे फ्लावर से नेक्टर निकालने के लिए। इसी तरह कुछ फिंचेस ऐसे थे जो ऐसे एरिया में चले गए जहाँ उनको सिर्फ इंसेक्ट मिल रहे हैं। तो इन्होंने इनकी बॉडी के अंदर भी इसी तरह चेंज आई, अलील चेंज हुआ, कोई नया अलील आया और उस अलील ने क्या किया कि इसकी बीक का जो साइज़ है वो इस तरह मीडियम रखा ताकि वो ईज़िली इंसेक्ट को पकड़ सके और अपनी फूड पूरी कर सके। तो इस तरह से इसको हम कह देते हैं ये एवोल्यूशन है और इसी कंसेप्ट को मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं कि सिलेक्ट नेचर ने करना है, लेकिन जो इंडिविजुअल है उसकी बॉडी के अंदर जीन जो है वो चेंज हो जाते हैं। जीन चेंज होने से
उनकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाती है। तो इसी को कहते हैं मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी या न्यू डार्विनिज्म। अब आगे हम इसके कुछ फैक्टर देखते हैं जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के ऊपर अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होती है? सडन चेंज इन डीएनए। डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड होते हैं, आपको पता है, और उन न्यूक्लियोटाइड की कोई एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है। अगर उनकी सीक्वेंस के अंदर कोई थोड़ी सी चेंज आ जाए तो उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। यहाँ पे आप एग्जाम्पल है हमारे पास कि हमारे पास ये एक डीएनए है, जो अनसेस्ट्रल डीएनए था, पेरेंट डीएनए था, उसमें ये न्यूक्लियोटाइड हैं ग्वानिन, थाइमिन और एडेनिन। अब क्या हुआ कि इस डीएनए के अंदर चेंज आ गई। क्या चेंज आई कि ग्वानिन की जगह साइटोसिन आ गया, यानी कि ग्वानिन को सब्स्टिट्यूट कर दिया साइटोसिन ने। साइटोसिन ने अब उसकी जगह ले ली। अब यहाँ पे देखिए एक नया न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बनी है जिसमें जी की जगह पर सी आ गया, यानी कि साइटोसिन आ गया। इसको हम क्या कहते हैं? ये एक पॉइंट के अंदर म्यूटेशन हुई है तो इसको हम पॉइंट म्यूटेशन कह देते हैं। अब इसी तरह अगर ये पॉइंट म्यूटेशन होगी तो साफ ज़ाहिर है जो पेरेंट ऑफ सुप्रिंग था उसके अंदर करैक्टर अलग होगा और जो न्यू ऑफ सुप्रिंग आया है उसके अंदर करैक्टर डिफरेंट होगा। इसलिए म्यूटेशन के लिए ये एक लफ्ज़ यूज़ होता है रॉ मटेरियल ऑफ एवोल्यूशन। कि एवोल्यूशन होती किसकी वजह से है? म्यूटेशन की वजह से है। जब म्यूटेशन होगी तो वेरिएशन आएगी और वेरिएशन जो है फिर आगे एवोल्यूशन काज करती है। तो इससे क्या होगा? म्यूटेशन से न्यू अलील बनेंगे। न्यू अलील बनेंगे तो न्यू करैक्टर बनेगा, क्योंकि न्यू अलील आएगा वो अपना कोई ना कोई करैक्टर बनाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं बैक्टीरिया की, कि बैक्टीरिया डेवलपिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कि बैक्टीरिया अपने बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे पैदा करता है। सपोज करें ये हमारे पास एक डिश है, पेट्री डिश है, और उसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है। ये वो बैक्टीरिया हैं जो नॉर्मल बैक्टीरिया हैं। अगर इसके ऊपर आप एंटीबायोटिक अप्लाई करेंगे तो ये मर जाएंगे, ठीक है। ये नॉर्मल बैक्टीरिया हैं जो ब्लू कलर वाले हैं। ब्लू कलर वाले बैक्टीरिया वो नॉर्मल बैक्टीरिया हैं, अगर आप इसके ऊपर एंटीबायोटिक अप्लाई करेंगे तो वो मर जाएंगे। जैसे ही हमने इसके ऊपर एंटीबायोटिक अप्लाई की तो वो इनमें से कुछ मर गए, लेकिन इस पेट्री डिश के अंदर आपको कुछ रेड कलर बैक्टीरिया नज़र आ रहे हैं, छोटे-छोटे। ये वो बैक्टीरिया हैं जिनकी बॉडी के अंदर एक ऐसा जीन है जो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट फाइट करता है, इसको सर्वाइव करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे देखें तीसरी स्लाइड, पेट्री डिश में आप देखेंगे कि ब्लू कलर जो बैक्टीरिया है वो कम होते जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि हमने उसके ऊपर एंटीबायोटिक अप्लाई की है और वो ब्लू बैक्टीरिया मरने लग गया। अब रेड बैक्टीरिया रह गए, तो रेड बैक्टीरिया को कुछ नहीं होगा तो वो अपनी तादाद बढ़ाने लग जाएँगे। अब यहाँ पे देखें ये सिर्फ़ आपको रेड नज़र आ रहे हैं। तो ये वो बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा हो गई है। तो ये सब किस वजह से हो रहा है? ये सब हो रहा है म्यूटेशन की वजह से, कि ब्लू बैक्टीरिया के अंदर म्यूटेशन हुई, उसके जीन के अंदर म्यूटेशन हुई और वो म्यूटेशन इनके लिए फेवरेबल साबित हुई, बेनिफिशियल साबित हुई, और उस म्यूटेशन ने इनकी बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट पावर पैदा कर दी। लेकिन ये सब बैक्टीरिया में नहीं था। जिनके अंदर पावर पैदा की वो सर्वाइव कर गए और जिनके अंदर पैदा नहीं हुई वो मर गया सारे। ब्लू कलर वाले मर गए और रेड कलर वाले बैक्टीरिया ज़िंदा रह गए, क्योंकि उनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन आ गया है। सेकंड जो फैक्टर है न्यू डार्विनिज़्म के ऊपर इफ़ेक्ट करता है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं कि डीएनए के अंदर एक ऑर्गेनिज़्म है, जब उसकी बॉडी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर गैमेट बनते हैं। अगर मेल है तो उसमें स्पर्म बनेंगे और अगर फीमेल है तो उसमें एग बनेंगे। एग और स्पर्म बनते हैं मियोसिस के दौरान। मियोसिस के दौरान एग बनते हैं, तो मियोसिस होती है 1, उसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है? और उस क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो ये अपने सेगमेंट को एक्सचेंज करते हैं। सपोज़ करें ये एक ऐसा क्रोमोसोम है जिसका कलर रेड है, ये अपना सेगमेंट देगा इस ब्लू कलर क्रोमोसोम वाले को, ठीक है? और इसी तरह ये जो क्रोमोसोम है ये अपना ब्लू कलर सेगमेंट देगा रेड कलर क्रोमोसोम को। इस तरह वो एक-दूसरे के सेगमेंट जो हैं वो एक्सचेंज करते हैं मियोसिस 1 का जो स्टेज है प्रोफेज़ 1 उसके अंदर। तो फिर क्या होगा कि जो जीन हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर जाते हैं, इंडिपेंडेंटली अ, रीशफ़ल हो जाते हैं। जब जीन रीशफ़ल हो जाएँगे तो इससे क्या होगा? रैंडम फर्टिलाइज़ेशन होगी। रैंडम फर्टिलाइज़ेशन का मतलब क्या है कि हर स्पर्म, जिस तरह सपोज़ करें कि एक इंसान है, तो एक इंसान की एक इजैकुलेशन के अंदर 300 से 400 मिलियन स्पर्म होते हैं। तो हर स्पर्म एक दूसरे से जेनेटिकली डिफरेंट होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है क्रॉसिंग ओवर, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब ये 300 से 400 मिलियन जो स्पर्म है ये एक दूसरे से अलग होते हैं। तो इसी वजह से अगर आप देखें कि एक ही घर के अंदर जो बहन-भाई होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आते हैं। सिबलिंग फ्रॉम सेम पेरेंट लुक डिफरेंट, तो वो किस वजह से डिफरेंट होते हैं? क्योंकि जीन वही हैं, लेकिन उसके जो अंदर जेनेटिक कोड होता है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है, वो रैंडमली असॉर्ट हो जाती है।
उनकी जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाती है। जैसे ही न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज होगी, हर इंडिविजुअल की अपीयरेंस डिफरेंट हो जाएगी। तो ये भी न्यू डार्विनिज्म का एक फैक्टर है। नेक्स्ट आ जाएँ, ट्रेट ट्रांसमिटेड वाया जीन। तो हमेशा जो ट्रेट पेरेंट के अंदर होगा, वो ट्रेट ऑफस्प्रिंग में तब जाएगा जब जीन ट्रांसफ़र होंगे। सपोज़ करें एक इंसान है, बॉडी बिल्डर है। अब उसने बॉडी बिल्डिंग की है, कैसे की है? फूड हैबिट को चेंज किया है, अपनी फिज़िकल एक्टिविटी की है, तो ये फिज़िकल एक्टिविटी और फूड, ये जीन को तो चेंज नहीं ना करेगा, इसकी बॉडी की ज़ाहिरी अपीयरेंस चेंज हो जाएगी। लेकिन जब इसके बच्चे पैदा होंगे, कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो भी इसी की तरह हों। क्यों? क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग के लिए कोई जीन नहीं होता, ठीक है? कोई भी जीन बॉडी बिल्डिंग को कंट्रोल नहीं करता। तो इस तरह ये जो बाप है, ये अपने बच्चे को बॉडी बिल्डर इनहेरिटेंस से नहीं बनाएगा, वो भी सेम वैसा करेगा तब वो बॉडी बिल्डिंग बनेगी, ठीक है? लेकिन अगर आप कहें कि एक फादर है, उसके अंदर कोई ऐसा जेनेटिक फैक्टर है, फॉर एग्जांपल अगर कह लें कि ये जो पेरेंट हैं, फादर है, उसको हेमोफीलिया है या कलर ब्लाइंडनेस है, तो ये करैक्टर जो है ये जेनेटिक है, तो ये अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है? तो हमेशा जो करैक्टर है, ट्रेट है, वो ट्रांसमिट किसकी वजह से होंगे? जीन की वजह से होंगे, ना कि फिज़िकल अपीयरेंस की वजह से, ठीक है? तो अगर हम एक बॉडी बिल्डर को ये नहीं कह सकते कि उसके बच्चे भी सारे बॉडी बिल्डर ही पैदा होंगे। वो बॉडी बिल्डर उस वक़्त बनेंगे जब वो फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग या मसल गेनिंग का कोई भी जीन नहीं होता जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो। तो इसी तरह ओनली जेनेटिक वेरिएशन इनहेरिटेड, तो जो भी जेनेटिक वेरिएशन आएगी वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जीन के ज़रिए ट्रांसफ़र होगी। अगर पेरेंट को कोई जेनेटिक बीमारी लग गई है, तो उसके बच्चे के अंदर भी वो बीमारी तब जाएगी अगर वो जेनेटिक हुई तो, जीन की वजह से हुई तो। तो फिर वो जीन उस बच्चे के अंदर जाएगा और उस बच्चे को भी वो बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन भी न्यू डार्विनिज़्म का एक हिस्सा है। जो नेचुरल सिलेक्शन क्या करती है? फ़ेवर बेनिफिशियल ट्रेट। हमेशा किसी भी ऑर्गेनिज़्म के अंदर जो ट्रेट उस ऑर्गेनिज़्म को बेनिफिट देंगे, तो वही ऑर्गेनिज़्म सर्वाइव करेगा, और ऐसे करैक्टर जो उस ऑर्गेनिज़्म को बेनिफिशियल नहीं है, उसको बेनिफिट नहीं दे रहे, तो वो ऑर्गेनिज़्म मर सकता है। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है कि पुराने ज़माने में जब इंडस्ट्रीज़ नहीं बनी थी, तो उस वक़्त जो मौत होते थे, मौत का कलर होता था व्हाइट, ठीक है? और दरख्तों के ऊपर जब वो रहते थे, तो वो दूर से जो उसका प्रेडिटर है, यानी चिड़िया है, स्पैरो है, कोई भी है, तो वो दूर से उस मौत को देख लेते थे और वो फिर उसका शिकार कर लेते थे। फिर क्या हुआ कि एनवायरनमेंट इंडस्ट्रियलिज़्म आई, इंडस्ट्रीज़ बनी, इंडस्ट्रीज़ ने क्या किया, वो इंडस्ट्रीज़ ने धुआँ जो है वो हवा में छोड़ना शुरू कर दिया। वो धुआँ फिर दरख्तों के ऊपर डिपॉज़िट होना शुरू हो गया, दरख्तों का कलर ब्लैक हो गया, और उसके साथ जो मौत होते थे, उनका कलर भी ब्लैक होना शुरू हो गया। फिर क्या हुआ कि जो स्पैरो थी, वो जो व्हाइट कलर माउथ थे, उसको ईज़िली दूर से डिटेक्ट कर लेती थी और उसको पिक कर लेती थी। लेकिन जो ब्लैक कलर माउथ थे, उसको वो नज़र ही नहीं आते थे। क्यों नहीं नज़र आते थे? क्योंकि माउथ का कलर भी ब्लैक हो गया था और ट्रीज़ का कलर भी ब्लैक हो गया जिसके ऊपर मौथ रहते हैं। तो इस तरह से वो कैमोफ्लेज हो गए, काउंटर शेडिंग हो गई, और इस वजह से फिर वो स्पैरो के हाथ नहीं लगते थे। तो तो नेचर ने क्या देखा कि ये जो ब्लैक कलर मोथ हैं, ये ज़्यादा सर्वाइव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर एक करैक्टर, बेनिफिशियल करैक्टर डेवलप हो गया है, और वो करैक्टर किस वजह से आया? ब्लैक जो कलर देते हैं जीन, उनकी वजह से आया। तो वो जो ब्लैक कलर जीन है, वो सब ब्लैक कलर मोथ के अंदर एक्सप्रेस होना शुरू हो गए। तो इस तरह से ब्लैक कलर जो मोथ है, वो सर्वाइव करने लग गए, और जो व्हाइट कलर मोथ है, वो शिकार होना शुरू हो गए। डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन चेंजेस अलील फ्रीक्वेंसी। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, अलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, कैसे चेंज हो रही है? कि एक मौत है, उसका कलर ब्लैक है, तो साफ ज़ाहिर है वो ब्लैक कलर जीन की वजह से आ रहा है। जीन के अंदर म्यूटेशन हुई है, तो उसका कलर ब्लैक हुआ है। अब वो म्यूटेशन इनके लिए बेनिफिशियल साबित हुई, तो ये नेचुरल सिलेक्शन हो गई, और इस तरह से वो फिर मौत जो है, वो ब्लैक कलर मौत वो सर्वाइव करने लग गए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेचुरल सिलेक्शन की टाइप्स हैं। डायरेक्शनल सिलेक्शन, ये हमने शायद पहले भी एक लेक्चर में पढ़ा था। डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या है? कि एक्सट्रीम फेवर्ड वन एक्सट्रीम फेवर्ड का मतलब क्या है? कि सपोज करें कि हमारे पास एक ग्राफ है, यहाँ पे इस तरह से ग्राफ जाएगा। इसका मतलब क्या है? कि एक इंडिविजुअल ऐसा है, उसके अंदर एक ऐसा करैक्टर आ गया, और उस करैक्टर की वजह से वो इंडिविजुअल तादाद में बढ़ते जा रहे हैं। और ये एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसके अंदर एक करैक्टर पहले से डेवलप था, लेकिन उस करैक्टर के जो इंडिविजुअल हैं वो मरते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? कि वो करैक्टर जो इंडिविजुअल को सर्वाइव करने में हेल्प कर रहा है, वो करैक्टर बेनिफिशियल है। तो वो क्या करैक्टर है? वो ब्लैक कलर है मौत के अंदर। तो ब्लैक कलर मौत जो हैं वो सर्वाइव करते जा रहे हैं। तो मतलब क्या है? एक ही डायरेक्शन है उनकी। क्या डायरेक्शन है? ब्लैक कलर। ठीक है? तो इसको हम क्या कहते हैं? ये डायरेक्शनल सिलेक्शन है। यहाँ पे
अगर हम यहाँ पे ये ग्राफ देखें, यहाँ पे मौत का कलर एक्स एक्सिस में है और फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस में है। तो जो मौत ज़्यादा ब्लैकिश होंगे उनका सर्वाइवल रेट ज़्यादा होगा, तो वो एक डायरेक्शन ऐसे बन रही और उनकी तादाद भी ज़्यादा होगी। और वो मौत जिनका कलर कम ब्लैक है तो उनका सर्वाइवल रेट कम है, उनकी तादाद कम है। तो ये क्या है, ये एक डायरेक्शन है। इसी तरह सेकंड टाइप है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन क्या है कि वो सिलेक्शन जिसके अंदर एवरेज या बोथ फिनोटिपिक एक्सट्रीम और डेलिटेरियस। यहाँ पे हम अगर हम देखें, इसकी एग्जांपल है ह्यूमन बर्थ वेट। क्या बर्थ वेट, कि अगर एक ऐसा बच्चा है जो अंडर वेट पैदा हुआ, यानी कि जिसका वेट बहुत ही ज़्यादा कम है, तो उसका सर्वाइवल रेट कम होगा, वो मर जाएगा। और इसी तरह एक ऐसा इंडिविजुअल है जिनका बर्थ वेट जो है बहुत ही ज़्यादा है, तो वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब ये दोनों सर्वाइव नहीं कर पा रहे, कम वेट वाला और ज़्यादा वेट वाला, दोनों सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो सर्वाइव कौन करेगा, एवरेज वेट वाला बच्चा। जो एवरेज वेट बच्चे पैदा होते हैं वो सर्वाइव करेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है। इसमें एवरेज जो फिनोटिप टाइप होगी, एवरेज फिनोटाइप, वो सर्वाइव करेगी। और जो एक्सट्रीम होगी, यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल में कम वेट होगा और फाइनल में ज़्यादा वेट होगा, वो सर्वाइव नहीं करेंगे। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं, अगर उनका जो हेड है माइक्रोसेफेली है, यानी कि माइक्रोसेफेली उसे एक बीमारी है बच्चे को, जिसमें उसका हेड जो है वो बहुत ही छोटा हो जाता है। छोटे हेड वाले बच्चे, तो उसका हेड कभी भी बड़ा नहीं हो सकता चाहे उसकी ग्रोथ होती रहे। तो इस तरह क्या होगा कि उसके ब्रेन को वो स्पेस ही नहीं मिल पाएगी डेवलपमेंट के लिए, तो फिर ये बच्चा ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं करेगा, मर जाएगा। इसी तरह कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब वो बर्थ के टाइम उसका हेड का साइज़ बहुत लार्ज होता है, लार्ज हेड साइज़ होते हैं। तो लार्ज हेड साइज़ भी डिलीवरी के दौरान भी काफ़ी ज़्यादा उसके मसले होते हैं। और जब वो दुनिया में आ जाता है तब भी उसका बहुत ज़्यादा मसले होते हैं, कोई ना कोई क्योंकि फिर उससे चला नहीं जाएगा, क्योंकि उसके हेड का वेट बॉडी वेट से काफ़ी ज़्यादा होगा, तो वो बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो इस तरह ये बच्चे भी ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाते। थर्ड जो टाइप है उसको कहते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन क्या है, ये वो सिलेक्शन है जिसमें एवरेज जो फिनोटाइप होगी वो नहीं सर्वाइव करेगी, जबकि फिनोटिपिक एक्सट्रीम यानी कि हायर एंड लोअर जो फिनोटाइप होगी वो सर्वाइव करेगी। इसकी एग्जांपल है डार्विन फिंचेस की जो बीक है, वो फिंचेस जिनकी बीक का साइज स्मॉल है, स्मॉल बीक साइज वाली जो फिंचेस होंगी वो सर्वाइव ज़्यादा करेंगी। और इसी तरह वो फिंचेस जो लार्ज बीक वाली होंगी वो भी ज़्यादा सर्वाइव करेंगी। लेकिन जो एवरेज बीक वाली फिंचेस होगी वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। इसकी क्या वजह है, इसकी वजह है कि जो स्मॉल बीक वाली फिंच होगी उसको फूड सोर्स मिल रहा है, ऐसा फूड सोर्स मिल रहा है जिसमें उसको सीड वो मिल रहे हैं जो स्मॉल साइज़ के होते हैं। तो स्मॉल साइज़ सीड को पिक करने के लिए स्मॉल साइज़ बीक होनी चाहिए। और जो लार्ज बीक साइज़ वाली फिंच है उसको वो बीज मिल रहे हैं जो लार्ज साइज़ सीड होते हैं। लेकिन जो मीडियम साइज़ बीक वाली फिंच होगी, ना वो स्मॉल साइज़ सीड खा सकती है, ना लार्ज साइज़ सीड पिक कर सकती है। तो मीडियम साइज़ सीड उसको मिल ही नहीं रहे। तो इस तरह जो मीडियम साइज़ फिंच होगी वो मर जाएगी और जो स्मॉल वाली होगी वो सर्वाइव करेगी और लार्ज वाली सर्वाइव करेगी। इसको हम कहते हैं ये डिसरप्टिव सिलेक्शन है। नेक्स्ट आ जाएँ, जो नेक्स्ट फैक्टर है जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में, ये हमने पहले भी इस लेक्चर के ऊपर डिस्कस किया है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है, रैंडम चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी। अलीलिक फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई भी रैंडम चेंज आ जाए तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये जेनेटिक ड्रिफ्ट मोर कॉमन इन स्मॉल पॉपुलेशन, क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा उस वक़्त कंसीडरेबल होती है जब पॉपुलेशन छोटी हो। ठीक है? सपोज़ करें एक ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें इंडिविजुअल की तादाद 4 है। अगर इनमें से 2 मर जाएँ, तो पॉपुलेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, ठीक है? इसी तरह सपोज़ करें एक पॉपुलेशन है जिसमें इंडिविजुअल की तादाद 100 है। अगर इसमें से 2 मर भी जाएँ तो फिर भी 98 बहुत बड़ा नंबर है। तो ये इतना ज़्यादा इसको इफ़ेक्ट नहीं होगा जितना इसको इफ़ेक्ट होगा। इसलिए जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो स्मॉल पॉपुलेशन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट होती कैसे है? सपोज़ करें ये हमारे पास एक एरिया है, इनिशियल पॉपुलेशन है, इसमें 50% जो है अलील कैपिटल ए हैं और 50% स्मॉल ए अलील हैं।
अब क्या होता है कि इस जगह पर एक नेचुरल डिज़ास्टर आता है, फ्लड आता है या सुनामी आता है। इससे क्या होगा कि इसमें से जो कुछ इंडिविजुअल हैं वो मर जाएँगे और कुछ सर्वाइव कर जाएँगे। जो सर्वाइव करेंगे उसके ऊपर ये लिखा नहीं होगा कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये सर्वाइव कर गए, और जो मर गए हैं वो वीक थे, वो इसलिए मर गए। नो, जेनेटिक ड्रिफ्ट में ये चांस होता है कि बाई चांस जो बच गया वो लकी है और जो मर गया वो अनलकी है। जो बच जाएगा उसके अंदर जो जीन होंगे वो भी लकी होंगे और वो फिर आगे अपनी तादाद बढ़ाएँगे, तो इसमें जेनेटिक वेरिएशन के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम है और वो वही रह जाते हैं, तो इस तरह फिर इसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती। अब यहाँ पे देखें, अलील कैपिटल ए जो है वो हमारे पास रह गया 83% टोटल पॉपुलेशन में, और स्मॉल ए हमारे पास रहेगा 17%। तो अब ये देखें, इसमें इसके भी इंडिविजुअल मरे हैं, इसके भी इंडिविजुअल मरे हैं, इसके भी इंडिविजुअल मरे हैं, ठीक है? लेकिन इसमें चेंज देखें, पहले 50% था ए, अब 83% हो गया। तो इसका मतलब ज़्यादा तादाद किसकी मरी है? वो स्मॉल ए की मरी है, ठीक है? लेकिन अलील स्मॉल ए भी है और कैपिटल ए भी। ये भी हो सकता था कि नेचुरल डिज़ास्टर के दौरान एक पूरे का पूरा अलील ही खत्म हो जाता, पॉसिबिलिटी थी, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं ये जेनेटिक ड्रिफ्ट है। जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा रैंडम होती है, फिक्स नहीं होती। तो ये कब होती है? जब नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो जीन पूल चेंज हो जाता है। जीन पूल क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ जीन इन ए पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के अंदर जितने भी जीन होंगे उसको हम जीन पूल कहते हैं। तो वो जीन पूल पूरे का पूरा चेंज हो जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर है आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या कहते हैं? आइसोलेशन कहते हैं एक पॉपुलेशन का दूसरी पॉपुलेशन से सेपरेट होना। यानी कि एक पॉपुलेशन के इंडिविजुअल दूसरी पॉपुलेशन के इंडिविजुअल के साथ कोई इंटरलिंक नहीं है उसका। इसको हम कहते हैं आइसोलेशन। अब ये आइसोलेशन 2 तरह की होती है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन क्या है कि सपोज़ करें ये एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है रैबिट की। इसमें से कुछ ऐसे इंडिविजुअल हैं जो बिल्कुल इसी की तरह से के लगते हैं, लेकिन वो किसी और एरिया में रह रहे हैं और इनके दरमियान एक बैरियर है। कोई भी माउंटेन्स लगा लें, तो ये दोनों एक दूसरे की पॉपुलेशन के अंदर इंटरफेयर नहीं कर पाएँगे। लेकिन पॉपुलेशन दोनों की जो स्पीशीज़ है दोनों की वो सेम है। लेकिन वो ना इसकी तरफ आ सकते हैं, ना वो इसकी तरफ आ सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है। एक होती है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या है कि सपोज़ करें ये एक एरिया है और इस एरिया के अंदर रैबिट ग्रुप्स की फॉर्म में रह रहे हैं। अब ये देखिए, इनका अलग ग्रुप है, इनका अलग ग्रुप है, इनका अलग ग्रुप है, इनका अलग ग्रुप है। अब ये अपने ग्रुप के अंदर जो इंटरब्रीडिंग करेंगे, दूसरे के ग्रुप के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। अपने ही ग्रुप के अंदर ये यहाँ ही इसने इंटरब्रीडिंग करनी है और इन्होंने इधर ही इंटरब्रीडिंग करनी है। यानी कि ये एक दूसरे के ग्रुप के अंदर जाकर इंटरब्रीड नहीं करेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये बन जाती है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। नो इंटरब्रीडिंग, डिफरेंट ट्रेट डेवलप एंड न्यू स्पीशीज फॉर्म। जब एक ही एरिया के अंदर डिफरेंट ग्रुप की फॉर्म में इंडिविजुअल रह रहे हैं, चाहे स्पीशीज वो सेम है, चाहे स्पीशीज वो सेम है, अगर एक ही एरिया के अंदर सेम स्पीशीज़ के इंडिविजुअल रह रहे हैं, लेकिन वो ग्रुप की फॉर्म में रह रहे हैं, ना वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये एक दूसरे से अलग होते जाएँगे, इनके अंदर करैक्टर अलग-अलग डेवलप होते जाएँगे। तो अलग डेवलप करैक्टर होने की वजह से ये अलग स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो जाएँगे। तो एग्जांपल है माउंटेन सेपरेटिंग पॉपुलेशन लीडिंग टू न्यू स्पीशीज। जिस तरह ज्योग्राफिकली अगर एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल थे, लेकिन वो ज्योग्राफिकली एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं, तो ये अलग स्पीशीज बन सकती है, ये अलग बन सकती है। नेक्स्ट जो फैक्टर है हार्डे वेनबर्ग प्रिंसिपल, ये भी न्यू डार्विनिज्म का हिस्सा है। इसने क्या कहा था कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर अलीलिक फ्रीक्वेंसी सेम रहती है अगर उसके ऊपर कुछ फैक्टर असरअंदाज ना हो। कौन कौन से फैक्टर हैं? अगर उस पॉपुलेशन के अंदर म्यूटेशन ना हो तो अलीलिक फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। दूसरा पॉइंट, अगर उस पॉपुलेशन के अंदर माइग्रेशन ना हो, कोई इंडिविजुअल उस पॉपुलेशन को छोड़ के ना जाए और कोई इंडिविजुअल उस पॉपुलेशन के अंदर ना आए, तो तब भी अलीलिक फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तीसरा क्या बताया उसने कि पॉपुलेशन लार्ज होनी चाहिए। अगर लार्ज पॉपुलेशन होगी तब भी अलीलिक फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। अच्छा, रैंडम मैटिंग होनी चाहिए। मेटिंग जो है वो रैंडम होनी चाहिए, नॉन रैंडम मेटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर रैंडम होगी तो जो उसकी अलीलिक फ्रीक्वेंसी है वो सेम होनी चाहिए। और लास्ट पे उसने बताया कि नेचुरल सिलेक्शन भी ना हो। नेचुरल सिलेक्शन भी ना हो तब भी अलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो इंडिविजुअल की क्या रहे? सेम रहे। तो ये हार्डे वेनबर्ग थ्योरम था। इसकी इसने इक्वेशन बताई पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे पी स्क्वायर जो है वो जाहिर करता है होमोजाइगस डोमिनेंट को।
पी स्क्वायर होमोजाइगस डोमिनेंट को ज़ाहिर करता है, जबकि 2pq ये ज़ाहिर करता है हेट्रोजाइगस कैरियर, यानी कि इसमें एक डोमिनेंट अलील है और दूसरा रिसेसिव है। और क्यू स्क्वायर क्या है, ये रिसेसिव अलील है। उसने क्या कहा कि डोमिनेंट अलील का स्क्वायर लेना है, रिसेसिव अलील का स्क्वायर लेना है, इन दोनों को प्लस करना है, फिर इसके बाद रिसेसिव और डोमिनेंट अलील को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको फिर दोबारा 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और इन तमाम को प्लस करें तो आपके पास आंसर 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डोमिनेंट एलील हेट्रोजाइगस फिनोटाइप में डोमिनेंट रिसेसिव होंगे और रिसेसिव एलील, इन सब को प्लस करें तो आपका आंसर सेम रहना चाहिए हर सिचुएशन में। और सिचुएशन उन्होंने बता दिए हैं कि ये कंडीशन होंगी तब जाकर ये आपका आंसर सेम आएगा, अदरवाइज आपका ये आंसर सेम नहीं आएगा। कैलकुलेटिंग कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ जेनेटिक डिजीज, तो ये कैरियर फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए हार्डे-वेनेबर जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट है स्पेशिएशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू जेनेटिक डिफरेंसेस। अच्छा, स्पेशिएशन क्या है? स्पेशिएशन कहते हैं कि एक ही पॉपुलेशन थी, ये देखें एक ही पॉपुलेशन है और इसके अंदर जो इंडिविजुअल हैं वो सेम है, एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। इनमें से एक इंडिविजुअल इस बैरियर को क्रॉस करके किसी न्यू एरिया में चला जाए। अब वो न्यू एरिया में गया है, न्यू एरिया के अंदर वो अपने आप को एडजस्ट करेगा, एनवायरनमेंट के मुताबिक एडजस्ट करेगा। जैसे ही वो अपने आप को एडजस्ट करेगा तो उसकी बॉडी के अंदर जीन्स के अंदर म्यूटेशन आ जाएगी। जीन के अंदर जब म्यूटेशन आएगी तो उसके बॉडी के अंदर जेनेटिक डिफरेंस पैदा हो जाएगा अपनी पेरेंट पॉपुलेशन से। यानी कि पेरेंट जो स्पीशीज़ थी उससे टोटली वो डिफरेंट हो जाएगा। जब वो डिफरेंट होगा अब वो इसके साथ इंटरब्रीड नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसका एनवायरनमेंट अलग है, अब इसका अलग है, ये अलग एनवायरनमेंट में रह रहा है, ये अलग एनवायरनमेंट में रह रहा है। अब ये एक ही स्पीशीज़ थी लेकिन अब एक बैरियर होने की वजह से, एक दूसरे से दूर होने की वजह से ये एक दूसरे से अलग हो गए हैं। अब ये न्यू स्पीशीज़ बन जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पेशिएशन। स्पेशिएशन किस वजह से आती है? आइसोलेशन होने की वजह से, यानी कि एक दूसरे से दूर होने की वजह से। दो इंडिविजुअल एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते थे, अगर वो एक दूसरे से दूर हो जाएं तो उनके अंदर उन दोनों जो स्पीशीज हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगी और वो एक नई स्पीशीज बन जाएगी। इसको हम कहते हैं स्पेशिएशन। इसकी एग्जांपल है डार्विन फिंचेस की, जो बार बार हम एग्जांपल दे रहे हैं कि डार्विन फिंचेस में आप देखें ये ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, गैलापागोस आइलैंड पर रहते थे। इनमें से कुछ इंडिविजुअल उड़कर किसी और न्यू एरिया में गए और उस न्यू एरिया के मुताबिक अपने आप को ढाला, अडेप्ट किया। जैसे ही अडैप्ट किया तो वो अपनी पेरेंट पॉपुलेशन से टोटली डिफरेंट हो गए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पेशिएशन कहते हैं। जब एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पेशिएशन। लास्ट पे हम कंक्लूजन देंगे कि ये न्यू डार्विनिज्म जो है ये हमें क्या बताता है? म्यूटेशन जो है वो वेरिएशन क्रिएट करती हैं और जो सिलेक्शन होती है, नेचुरल सिलेक्शन, वो उस वेरिएशन को फ़िल्टर करती है। फ़िल्टर से मुराद क्या है कि अगर वो वेरिएशन बेनिफिशियल है तो वो ऑर्गेनिज़्म के अंदर रहेगी और अगर वो हार्मफुल है तो वो ऑर्गेनिज़्म को ही ख़त्म कर देगी। जब ऑर्गेनिज़्म ख़त्म हो जाएगा तो उसके अंदर जो वेरिएशन थी वो साथ ही ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, तीसरी उसने बात बताई हमें कि जो एवोल्यूशन होती है वो हमेशा उसकी डेफिनिशन क्या बनती है? चेंज इन एलीलिक फ्रीक्वेंसी। एलीलिक फ्रीक्वेंसी के अंदर अगर चेंज आ गई किसी भी पॉपुलेशन के अंदर तो उस पॉपुलेशन के अंदर एवोल्यूशन हो गई है। ठीक है? इसकी एग्जांपल हमने पहले डिस्कस कर ली है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सो एवोल्यूशन इन रियल टाइम, कि जो बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा होती है वो इस एवोल्यूशन की ही वजह से होती है। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।